Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening to all of you. Sir, Good afternoon. good afternoon, sir. Good afternoon. Very good afternoon. ठीक है, तो आज बाइनोमियल के बारे में कुछ बताता हूँ, और जो नए पुराने सारे बच्चे कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा एक्सेप्ट ये नोटेशन जो आपको नहीं आता, आपको 10 से पहले तक आता होगा, उन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। ठीक है, सिर्फ नोटेशन अलग होगा, कॉन्सेप्ट वही सब है, जो पहले आप रखते थे उसको थोड़ा थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश करूँ। ठीक, तो ये लास्ट क्लास की लास्ट बात ये थी, है ना, इसको हमने निकाला था n+1 Cn+1 इक्वल टू 1, ये 1 आता था, इसीलिए ये पूरा सम आता था आपका 1/n+1, है ना, लास्ट में यही था, Yes, sir. है ना। ये अल्टरनेट प्लस माइनस करके सीरीज थी, जिसमें कि इकलौता फॉर्मूला है, देख रहे हैं कि एक ही फॉर्मूले का मैंने शुरू से लेकर अंत तक यूज किया, इस तरह के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि NCR इक्वल टू n/r और n-1 CR-, ठीक है, इस तरह के ये टाइप था, है ना, इसी टाइप के फॉर्मूले का हमने हर जगह यूज किया है, देख रहे हैं, पूरे जर्नी के दौरान बस इसी तरह के फॉर्मूले का यूज किया। बेसिक यही था कि NCR इक्वल टू n/r और एक कम का कॉम्बिनेशन n-1 CR-, इसी में n को n+1 से और r को r+1 से रिप्लेस करेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा, n को n+1 से और r को r+1 से रिप्लेस करेंगे तो यहां से आप यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये रिलेशन है। अब चलिए आज एक और बचपन की यादें, है ना, कुछ ऐसी बात करते हैं जो कि हम पहले किसी के इशारे पर काम करते थे, वो काम कर लेते थे, लेकिन तरीका क्या है वो नहीं सीखते थे, है ना। जैसे 2 2s are 4, ये सब बहुत रखते थे, 2 2s are 4, लेकिन कभी गौर से नहीं सोचा कि वो कह रहा है कि 2 2s, 2 2 मिल करके 4 बनाएगा, है ना। और कंटिन्यूअस एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, ये उसका डेफिनेशन भी बताया जाता है, लेकिन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना, ये सब रटते थे, मगअप करते थे, जबकि आप खुद भी जान सकते हैं कि कंटिन्यूअस एडिशन है, सम जानते हैं तो मल्टीप्लिकेशन या टेबल रटने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप कर लेंगे। तो कुछ जो बेसिक बात है उसके बारे में आज डिस्कस करता हूं, और उससे हमारा काम भी होगा। जैसे आपको कभी कह दें, कहता है इस तरह के सीरीज का सम निकालो, कि फाइंड सम ऑफ सीरीज से NC0 NC1 NC1 NC2 NC2 NC3, इस तरह के दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट का सम, NC n-1 और इंटू NC, ठीक है। इस तरह के दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट से हर एक टर्म बना हुआ है। NCR के फॉर्म में जो कोएफिशिएंट होता है उसको कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्यों? तो इस 1 + x⁻⁴ n के एक्सपेंशन में ये सब आता है, NC0 + NC1 x + NC2 x² + NC3 x³ एंड सो ऑन।
प्लस NCN x रेज टू द पावर, ठीक है, जो कहां से आता था, a प्लस b रेज टू द पावर n, इसी का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते थे, NC0 a रेज टू द पावर, जनरल यही था, a रेज पावर n b रेज पावर 0, NC1 a रेज टू द पावर n minus 1 b रेज टू द पावर 1, NC2 a रेज टू द पावर n minus 2 b स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे ही NCN a रेज टू पावर 0 और b रेज टू द पावर मैक्सिमम, मतलब हर टर्म में a और b के पावर का सम n है, ये देख रहे होंगे, a और b दोनों के पावर का सम सारे टर्म में n है, एक का पावर ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाता है तो दूसरे का पावर डिक्रीज होते जाता है, सो दैट द सम ऑफ पावर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और इसका मतलब क्या है ये भी आप समझ चुके होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का तरीका बताया था कि जब दो फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हैं या 10 फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट का हर एक टर्म जनरेट करने के लिए हर फैक्टर एक एक डोनेशन देता है, एक से ज्यादा नहीं देगा। तो इसीलिए जो a प्लस बी के फॉर्म में फैक्टर है वो टोटल कितना है, n नहीं, क्योंकि a प्लस बी रेज टू द पावर n का मतलब क्या, a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी कितनी बार, n टाइम्स, ठीक है। तो उन n फैक्टर को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा फैक्टर अपना कुछ ना कुछ देगा, और कुछ ना कुछ में क्या देगा, या तो a देगा या b देगा, क्योंकि हर फैक्टर के पास सिर्फ दो ही टर्म है, बाइनोमियल है, बाई दो टर्म वाला फैक्टर है ना, बाई का मतलब 2, ट्राइनोमियल हो तो 3 टर्म है ना, टेट्रानोमियल तो 4 टर्म, मल्टीनोमियल कह दिया तो इसका मतलब 2 से ज्यादा है तो मल्टीनोमियल है, ठीक है, जनरल टर्म। अब उसमें ट्राई टेट्रा पेंटा क्या है नहीं है तो देख करके पता चलेगा। तो हर फैक्टर का एक एक कंट्रीब्यूशन जरूर होगा सारे टर्म को बनाने में, तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब n है तो या तो कोई फैक्टर अपना a डोनेट करे या b डोनेट करे, लेकिन सम ऑफ ऑल डोनेशंस देखे इट मस्ट बी n, इट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल, नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट। इस बात को समझ गए, इस बात को सब लोग समझ गए कि जब डिफरेंट फैक्टर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट का हर एक टर्म जनरेट करने के लिए हर फैक्टर ईमानदारी से एक एक डोनेशन देता है ना, तब जाकर के प्रोडक्ट का एक टर्म निकल के आता है। तो जब n फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डोनेशंस, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कंट्रीब्यूटेड from the involved factors will be equal to number of factors available, और number of factor n है तो number of contributions भी n ही होना चाहिए, चाहे कोई फैक्टर अपना a दे या b दे, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई देना है, किसी को बरी नहीं किया आता है, किसी को टॉर्चर नहीं किया आता है ना। तो इसीलिए a बाय द वे सारे फैक्टर ने अपना a दे दिया तो किसी ने b नहीं दिया, इसलिए b रेज पर 0 है, b रेज पर 0 इज 1, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन निल। दूसरे टर्म में n-1 फैक्टर ने अपना a दिया है तो एक जो रह गया उसको तो b देना ही देना है ना, a नहीं दे पाया तो b देगा आपको, ऐसे ही एंड सो ऑन देखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डोनेशंस इज ऑलवेज, तो सेम रूल होता है ट्राइनोमियल में, टेट्रानोमियल में, कोई भी नोमियल हो सब में यही होगा, हर फैक्टर को एक एक कंट्रीब्यूशन करना है प्रोडक्ट के हर एक टर्म को जनरेट करते समय, ठीक है। और एक वेराइटी का डोनेशन एक बार ही लिया आता है, कई बार नहीं लिया, समझ गए, एक कॉम्बिनेशन, एक तरह का जो डोनेशन है वो एक बार ही लिया जाएगा, 1000 बार नहीं लिया जाएगा, ठीक। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। इसी में आप a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू x रखेंगे तो ऊपर वाली सीरीज आ जाएगी, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू x रखने के बाद ये सीरीज आपको, ठीक है। इसी में मान लीजिए a इक्वल टू x रख लेते और b इक्वल टू 1 रख लेते तो डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में सीरीज आ नहीं, डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में ये सीरीज लिख सकते हैं, जैसे उल्टा कर लेते हैं, मान लीजिए a इक्वल टू x और b इक्वल टू 1 कर लेते तो अब भी तो वही होता है, x प्लस 1 लिखे या 1 प्लस x लिखे, बात बराबर है, x प्लस 1 रेज टू द पावर n कह करके एक्सपेंशन लिखते तो NC0 x रेज टू द पावर 1, NC1 x रेज टू द पावर n-1 चूंकि b1 रख दिया हमने, NC2 x रेज टू द पावर n-2 एंड सो ऑन, ऐसे होते होते लास्ट में NCN x रेज पर 0,
इसके पहले होता है NC(n-1) और इंटू x। ठीक है, तो आप जब बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे तो आप या तो इंक्रीजिंग पावर में लिख सकते हैं या डिक्रीजिंग पावर में लिख सकते हैं। इसलिए ये देखिए सीधी सी बात है, a प्लस बी का स्क्वायर लिखना हो तो आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर भी लिख सकते हैं जब सिस्टमेटिक वे में लिखना हो तो। कोई काटेगा Yes, नहीं, sir. क्योंकि तो मल्टीप्लाई करके लिखा गया, नहीं तो आइडेंटिटी है ना। ये कोई एक्सपेरिमेंट करके लैब से निकाला गया रहता तब तो कहते नहीं भाई उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। जैसे g की वैल्यू 9.81 ही लिखना है आप, है ना, 9.81 ही लिखना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वही लिखना होगा, उसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 ये होता है तो मान लेना है आपको, उसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां पर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, और ये मैथमेटिक्स थोड़ा सा इसी मायने में अलग है कि वहां पर आप एक चीज को कितने तरह से सोच पाते हैं, ये आपके पर्सनल लाइफ पर डिपेंड करता है, और ये होता है कि कितना सिचुएशंस आपने फेस किया है और कितनी बारीकी से आपने देखा है। जैसे ये सब आपने किया होगा, मैं उन्हीं सब चीज की याद दिलाता हूँ। मल्टीप्लाई करते थे तो कैसे ऊपर नीचे रख करके मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करते समय एक फैक्टर का कोई दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता था, हमने गौर से नहीं देखा होगा, लेकिन अब इसको समझेंगे और यही सब चीज पूछ देता है तो इसका क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। समझ गए कि आईआईटी का लेवल बढ़ने के पीछे राज ये है कि कहता है बचपन में जो पढ़ाई किए हो तुमने मार्क्स लेने के लिए पढ़ाई किया है या सीखने के लिए भी किया है। 2 2 जा 4 ब्लाइंडली रटा है या जानते हो कि 2 2s makes 4, 4 2s are 8, है ना, 2 4s are also 8 and 4 2s are also 8, तो 4 2 जा 8, 2 4 जा 8। अब पूछ दिया कि क्या बोल रहे हो बताओ, तो नहीं बोल पाते, है ना। तो ये सब चीज जो है ये सब अब समझना है, अब समझना है कि हाँ ये क्या बोलता था मैं और या क्या बोलती थी, है ना। अब जो है अब क्या उसका मतलब है उसको यूज करना है और वही सब पूछ लेता है ना। तो देखिए अब डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में भी लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में लिखते हैं, चॉइस इज योर्स। ठीक है, चॉइस इज योर्स, क्योंकि 1 प्लस एक्स को आप x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, इसीलिए देखे होंगे आप कि एक जो रिलेशन था जो बताया था NCR इज इक्वल टू NCn-r, ये भी एक बताया था। अब देखिए इसी को आप Yes, इंटरप्रेट sir. कर सकते हैं इससे भी। Yes, sir. नहीं, देखिए r इक्वल टू Yes, sir. 0 रख दीजिए तो NC0 इक्वल टू NCn हो जाएगा, r Yes, इक्वल टू sir. 0 रखने के बाद, Yes, Yes, sir. sir. है ना। r इक्वल टू 1 रख के देखिए, NC1 इज NCn-1, है ना। Yes, sir. r Yes, इक्वल टू 2, NC2 इक्वल टू NCn-2। ठीक है, तो देखिए एक ही चीज को इंटरप्रेट करने का कितना तरीका है। अब इसमें NC0 के जगह पर आप NCn रख करके देखिए, NC1 के जगह पर NCn-1 रख करके देखिए, और फिर यहाँ जो NCn लिखा हुआ है वहां पर NC0 लिख दीजिए, और इस NCn-1 के जगह पर NC1 लिख दीजिए, आपकी पुरानी सीरीज आ जाएगी। जैसे इसको NC0 से रिप्लेस कर दें, इसको होता ही है इक्वल, कर सकते हैं रिप्लेस, और इसे फाइनली NCn से रिप्लेस कर दें, तो देखिए तो आपकी पुरानी वाली सीरीज ऊपर वाली सीरीज आ जाएगी। यही तो है, यस सर। नहीं है NC0 कुछ नहीं है x तो x रेज पावर 0, NC1 x, NC2 x स्क्वायर, और लास्ट में NCn x रेज पावर n, NC0 इक्वल टू NCn होता है। ठीक है, अब देखिए एक ही चीज है, उसको इंटरप्रेट करने का दो तरीका हमारे पास में है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है मैथमेटिक्स, समझ गए। ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसमें किसने कितने एक्सपर्टाइज से उस काम को किया है ये उस पर डिपेंड करता है, यही सब डिफरेंस देता है। नहीं, यही सब आपको डिफरेंस देगा। जैसे वाली कुछ चीज है, जैसे फिजिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में कुछ चीज कुछ डेटा फिक्स होता है ना। जैसे एक मोल में 22.4 लीटर ही होगा, तो आप भी पढ़ेंगे, मैं भी जानता हूँ। एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही होता है, तो आप भी जानेंगे, मैं भी जानूंगा, उसमें कोई एवोगाड्रो भी चेंज नहीं कर सकता है ना, जिसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, वो भी नहीं चेंज कर सकता उसको, क्योंकि एम्पिरिकल रिलेशन है, वो ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड फैक्ट है। तो वो जो देखा है या जो कहा और दुनिया से मनवा लिया वो आपको कहना है ना। कोई नाप तोल के तो देखा नहीं है, देखेगा नहीं। अप्रोक्सीमेट 9.81 G की वैल्यू है, कितना एक्यूरेटली बताया हुआ है ना, उसके करीब में। तो ये सब जो है वो उसको चेंज करेंगे तो आपको पूरी फिजिक्स लिखनी होगी, पूरा लॉ ऑफ मोशन चेंज करना होगा, जो हम करने के अभी पक्ष में नहीं है ना, अभी तो पढ़ाई करना है, तो इसीलिए उसको पूरे
दरमिमान से मानना है कि उसकी वैल्यू ये होती है। लेकिन मैथमेटिक्स में आप दिमाग चला सकते हैं, एक आता है तो दूसरा आप खोज सकते हैं, है ना, एक दूसरे का रिलेशन आप खोज सकते हैं। इस तरह से हमें अलर्ट रहना, हर मोमेंट में अलर्ट रहना, और ये सब चीज ड्यूरिंग टाइम सीखते जाएंगे एक एक करके। जो जो मेरे पास में है तो मैं ट्रांसफर करते जाऊंगा। तो ये टीचिंग ये भी है नॉलेज का ट्रांसफर। ये ट्रांसफर ग्रेजुअल होना चाहिए, सब एक ही दिन में नहीं सीख लेते हैं। तो समझ गए कि आप यू कैन राइट 1 + x raised power n एज ए कन्वेंशनल वे, nc0 nc1x nc2x एंड सो ऑन, और इन द रिवर्स, है ना, और इन द डिक्रीजिंग पावर ऑफ x लाइक दिस। ये चॉइस इज योर्स, या एज पर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। अभी मैं इस सीरीज का सम निकालने के लिए जो दिया हुआ है हमारा, ये हमारा सीरीज है, इसका सम हमें निकालना है। मैं इसके लिए दोनों का यूज करता हूँ, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन था, ये समझ गए। अब इसके आगे मैं एग्जीक्यूशन करता हूँ। देखिए 1 + x raised to the power n, क्या एक्सपेंशन में लिख लेता हूँ, nc0 + nc1x + nc2x², है ना, एंड सो ऑन, ऐसे करके ncn x raised to the power n। जरूरत होगी तो आगे 1 2 लिख लेंगे। और अब यहाँ पर मैं x + 1 लिख देता हूँ, लेकिन लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो समझ चुके होंगे। x + 1 raised power n लिखें या 1 + x raised power n, बात बराबर है। x + 1 raised power n इसलिए लिख रहा हूँ कि अब हमारी इच्छा है डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में मैं लिखूं इसको। तो x raised to the power n, nc1 x raised power n - 1, nc2 x raised to the power n - 2 एंड सो ऑन। अंत में आ जाएगा ncn x raised power 0, है ना। ये दोनों बाइनोमियल एक्सपेंशन है एंड बोथ आर आइडेंटिटीज, Yes, sir. है ना, बोथ आर आइडेंटिटी। तो दोनों के प्रोडक्ट से दोनों के मल्टीप्लाई करने से जो रिलेशन जनरेट होगा, दैट रिलेशन विल आल्सो बी एन आइडेंटिटी। नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, दो आइडेंटिटी के प्रोडक्ट से रिलेशन, जैसे पहले वाला x के किसी वैल्यू के लिए ट्रू है, दूसरे वाला x के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में, तो प्रोडक्ट से जो सीरीज जनरेट होगी वो भी x के किसी वैल्यू के लिए ट्रू होगी। तो 1 + x raised to the power 2n लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं nc0 + nc1x nc2x² एंड सो ऑन, ncn x raised to the power n and times nc0 x raised to the power n, nc1 x raised to the power n - 1, nc2 x raised to the power n - 2। 2-3 एग्जांपल ले लिया, nc n - 1x और प्लस ncn, ये हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो दिस इज आल्सो एन आइडेंटिटी। Yes, sir. ठीक है, सब लोग समझ गए इसको? Yes, sir. Yes, sir. तो आप देखिए आइडेंटिटी के केस में क्या करते हैं, कोई पॉलिनोमियल एक आइडेंटिटी हो तो लाइक पावर ऑफ वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों साइड क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। नहीं, आइडेंटिटी हो, जैसे आपको कह दें कि ax² + bx + c = x² + 3x + 5 इज एन आइडेंटिटी, ये कभी दे दे, तो इसका मतलब क्या है कि a मस्ट बी 1, b मस्ट बी 3 एंड c मस्ट बी 5। 5. ये होना चाहिए, तब जाकर के आइडेंटिटी होगा। तभी आप x कुछ भी रख लीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वही राइट हैंड साइड आएगा। नहीं, क्योंकि दोनों साइड एक ही एक्सप्रेशन है, a की वैल्यू मैंने 1 रख दिया, b की वैल्यू मैंने 3 रख दिया और c की वैल्यू मैंने 5 रख दिया। अब आप कोई भी x रख करके ट्राई कर लीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वही राइट हैंड साइड आएगा। इसीलिए इक्वेट करते हैं। समझिए इक्वेट क्यों करते हैं कि if a is 1, b is 3 and c is 5, so whatever may be the values of x, left hand side has to be equal to right hand side, और यही हमें चाहिए था। तो इसीलिए आइडेंटिटी के केस में लाइक टर्म का कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वेट करते हैं। अभी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दे दे, ये नहीं कन्वेंशनल ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे a sin x प्लस कहता है b sin² x प्लस से c sin³ x दे दिया इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 sin² x
एंड प्लस 4 साइन क्यूब एक्स, ये दे दिया, इज एन आइडेंटिटी। कहता है इज एन आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि x के किसी वैल्यू के लिए ट्रू है, आप लाइक टर्म का कोफिशिएंट इक्वेट कर लेंगे, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c मस्ट बी इक्वल टू 4, देन ओनली दिस कैन हैपन। यस सर। समझ गए? तो इस तरह से आप एक दूसरे में ये आइडेंटिटी को का यूज कर सकते हैं। तो लाइक टर्म का कोफिशिएंट दोनों साइड में सेम होना चाहिए। अब a के जगह पर 2 रख दूं, b के जगह पर 3, c के जगह पर 4, आप x लगाते रहिए जो रखना हो x, कहिए खुली छूट दिया, x जो रखना हो रख के देख लो, जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वही राइट हैंड साइड आएगा। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल whereas इक्वेशंस आर ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ये इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस है। समझ गए कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है? यही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कहता है इज एन इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब इसमें x की कितनी वैल्यू रखी जा सकती है? सिर्फ 2। दिस इंप्लाइज x कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, अल्फा एंड बीटा। इसका Yes, दो sir. ही रूट हो सकता है, अल्फा और बीटा। क्यों? इस Yes, क्वाड्रेटिक sir. को 2 ही लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व किया जा सकता है। समझ गए? तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की 2 ही वैल्यू है, अल्फा और बीटा, इफ इट इज एन इक्वेशन। लेकिन यही ये आइडेंटिटी होता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कह दे कि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। और ऐसे केस में a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 होगा, तभी जाकर के हो सकता है। क्यों? राइट हैंड साइड तो पूरा साफ है ना? ये आपको दे दिया इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तब तो इसकी 2 वैल्यू होगी अल्फा बीटा। बाय द वे कह दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी, इज एन आइडेंटिटी। तो दिस इंप्लाइज कि a विल बी 0, b विल बी 0 एंड c विल बी 0। क्यों? तो लाइक टर्म का कोफिशिएंट दोनों साइड में इक्वल होगा, तभी जाकर के आइडेंटिटी हो सकता है, वरना नहीं हो सकता कभी। तभी आप x की कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। ठीक है, और रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। अब जरा देखिए, a 0 रख दीजिए, b 0 रख दीजिए, c 0, x कुछ भी डालिए इसमें, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 0 होगा और राइट हैंड Yes, साइड sir. तो है ही 0, तो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी और इक्वेशन में फर्क है। समझ गए दोनों में डिफरेंस? कि आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एंड इक्वेशंस आर ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, है ना? कुछ खास वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए सही होता है, उसको कहते हैं इक्वेशन। तो इसलिए आइडेंटिटी के केस में क्या करेंगे? लाइक टर्म का कोफिशिएंट, जैसे पॉलिनोमियल में आइडेंटिटी दिया हो या ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस है जो कन्वेंशनल आइडेंटिटी नहीं है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो पूरी दुनिया जानती है, वो छोड़ करके कोई और ऐसे इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशन टाइप चीज, और कह दिया कि आइडेंटिटी है। इक्वेशन टाइप है, इक्वेशन नहीं है ना? और कह दिया आइडेंटिटी है, बस। अब हो जाइए शुरू, लाइक टर्म खोजिए दोनों साइड, है ना? नहीं है, अलग अलग है, तो कन्वर्ट करने की कोशिश करिए एक दूसरे में। जब कन्वर्ट हो जाए फाइनली और एक एक वेराइटी का टर्म आ जाए, तो उस हर वेराइटी के टर्म को के कोफिशिएंट को दोनों साइड इक्वेट करिए। बाय द वे एक साइड आपने खाली कर दिया, 0 कर दिया लास्ट वाली आइडेंटिटी की तरह, तो इसका मतलब एवरी कोफिशिएंट हैज टू बी 0। समझ गया? कि जैसे a sin x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c sin क्यूब x इक्वल टू 0 दे देता, इसका मतलब a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0, यही सॉल्यूशन होता है। समझ गए? Yes, sir. तो इस तरह से आप आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। अब जरा देखिए, अब ये रिलेशन, ये प्रोडक्ट से जो रिलेशन आया, ये एक आइडेंटिटी है। इन दोनों को हमने जो मल्टीप्लाई करके रिलेशन लाया, 2 आइडेंटिटी का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट से जो रिलेशन जनरेट हुआ, दैट रिलेशन इज आल्सो एन आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी के केस में लाइक टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? सेम, है ना? लाइक टर्म का कोफिशिएंट सेम। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म होगा वही राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो x का कोफिशिएंट होगा, राइट हैंड साइड में वही x का कोफिशिएंट होना चाहिए। x स्क्वायर का कोफिशिएंट x स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर, एंड सो ऑन। यही हमें मालूम है। नहीं, पॉलिनोमियल में आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब लाइक पावर ऑफ वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों साइड में क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? क्या लक्षिता कहाँ रह गए थे? इंटर की कोशिश कर रही है लग रहा है। लक्षिता एंटर कर गए हैं? ठीक है, तो अब देखिए, अब अपनी सीरीज जो भी है ना, जिस सीरीज का सम निकालना है ये है, ये वाली सीरीज है, इसको मैं रिप्रोड्यूस कर लेता हूं नीचे, यहां तक हमें पहुंचना है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तब देखता हूं कि दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो NC0 इंटू NC1, ये अपनी सीरीज है, NC0 इंटू NC1, NC1 इंटू NC2, NC2 इंटू NC3, है ना, यही सीरीज है, और NCn-1 इंटू NCn, इसकी वैल्यू क्या है ये अपने निकालना है, ये क्वेश्चन अपना ही है। ठीक है, जो सीरीज मैंने जनरेट किया, वन जो आइडेंटिटी 1 प्लस एक्स रेज पावर 2n इक्वल टू NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर, यही था, NCn एक्स रेज पावर n, और इनटू एक डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में NC0 एक्स रेज पावर n, NC1 एक्स रेज टू द पावर n-1, NC2 एक्स रेज पावर n-2, एंड सो ऑन, NCn। ठीक है, Yes, sir. अब देखिए, अब चलिए, अब अपना टर्म कैसे आएगा, अब इसकी तलाश करता हूं। राइट हैंड साइड में X दो को 1 फैक्टर, डाल के, ठीक, क्या सर X को 1 डाल के, ना, 1 नहीं डालना है, तो बहुत सारा टर्म आ जाएगा। x को 1 डालेंगे तो देख रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो NC0 का स्क्वायर, NC1 का स्क्वायर, बहुत चीज आ जाएगा। वो सीरीज तो नहीं है आपके पास, नहीं? यस सर। चलिए, अब जैसे दो फैक्टर को आपको कहता मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, जैसे a प्लस बी और c प्लस डी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं आप, ए सी उठाते और ऊपर वाले दोनों से मल्टीप्लाई करते, ए सी प्लस बी सी, हो गया, सी का काम खत्म। अब नीचे वाले का दूसरा टर्म उठाते डी और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते, तो ए डी प्लस बी डी, यही प्रोडक्ट का तरीका है। कि जो भी पार्टिसिपेटिंग फैक्टर है उनका एक एक कंट्रीब्यूशन होता है हर एक टर्म जनरेट करने के, हर टर्म जनरेट करने के लिए हर पार्टिसिपेटिंग फैक्टर ईमानदारी से एक एक डोनेशन देता है। जो आप बचपन से मल्टीप्लाई करते आए वही चीज मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो चारों टर्म को जरा देखिए, चारों टर्म में आपको लगेगा कि एक नीचे वाले फैक्टर ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है और दूसरा ऊपर वाले ने किया है, और कोई भी एक तरह का डोनेशन रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब पहले फैक्टर का NC0 उठाइए और दूसरे के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ के क्या करना है? Yes, sir. ठीक है, सब लोग इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि ये समझने वाली चीज है और ये आप बचपन में जो करते थे वही समय करना। ठीक है, लक्षिता ज्वाइन कर लिए? यस सर। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो बताना है। दृश्य, यस सर। दृश्य है? हाँ सर आपने इस क्वेश्चन को एक्सपेंड कैसे किया, एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, किसी को भी कोई दिक्कत होती है तुरंत यू आर ओपन टू आस्क, है ना, वी आर फॉर यू। ये नहीं कि मैं सीधा बोल दिया और चुपचाप सुनते रह गए। यू मे आस्क एट एनी मोमेंट, है ना, आप पूछिए, पूछेंगे जितना उतना आप शार्प होंगे, उतनी अच्छी तरह से उसकी बारीकी को समझ सकते हैं। ये सबके लिए है, सबके लिए मैसेज है कि आप एक एक करके पूछिए, मैं एक एक के लिए आंसरेबल हूँ, है ना, एक एक के लिए आंसरेबल हूँ। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो टफ चीज हो, जो आउट ऑफ रिच हो, है ना, सिर्फ एक बस टफ माइंडसेट होना चाहिए। ये दोनों फैक्टर मैंने कैसे लिखा ये यस सर। देखिए, पहला जो था आपका 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n,
है ना। पहला ये 1 + x रेज टू द पावर n है, ठीक है। Yes, sir. 1 + x रेज पावर n का एक्सपेंशन ये है लिखा हुआ। Yes, sir. दूसरा x + 1 रेज टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन ये Yes, लिखा हुआ है sir. डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में। Yes, sir. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x रेज टू द पावर n और इंटू x + 1 रेज पावर n। x + 1 कहें या 1 + x कहें, बात बराबर है। Yes, sir. ये 1 + x रेज पावर 2n हो जाएगा। Yes, sir. और राइट हैंड साइड में मैंने दोनों फैक्टर ही लिख दिया है, Okay, sir. ठीक है। कि Yes, लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। a = b और c = d, तो क्या लिख सकते हैं कि a × c = b × d Yes, sir. होगा ना? वही कर दिया मैंने, ठीक है, sir. ठीक है। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। Okay, sir. आप समझ गए? Yes, sir. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए। अब देखिए, अब यहां पर पहुंच गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके डेस्टिनेशन अपना क्या है? टू गेट आवर सीरीज। अपनी सीरीज पर पैनी निगाह रखनी है। तो जैसे देखिए, पहले फैक्टर का पहला टर्म मैं उठाता हूं NC0, ठीक है। पहले फैक्टर का पहला टर्म NC0, और अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? दूसरे फैक्टर के टर्म से। अपने फैक्टर में आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता है ना, यही हमने सीखा है। जब दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक फैक्टर का एक टर्म उठाते हैं, नीचे वाले का जैसे एक टर्म उठाया और ऊपर वाले के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करते रहे, यही होता है। तो अब पहले फैक्टर Yes, का मैं sir. एक टर्म उठाता हूं NC0 और दूसरे फैक्टर के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं। पहला टर्म क्या आएगा? NC0² x रेज टू द पावर n आएगा। Yes, sir. सब लोग Yes, देखिए। sir. दूसरा टर्म क्या आएगा? NC0 into NC1 x रेज पावर n - 1 आएगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ध्यान समझ गए? Yes, sir. तो देखिए, जो सेकंड NC0 को इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सीरीज का पहला टर्म आएगा NC0 into NC1, है ना। आपके सीरीज का पहला टर्म यही है। जिस सीरीज का सम निकालना है, जो क्वेश्चन आपका है, उसका पहला टर्म यही है ना, NC0 into NC1। Yes, sir. और वो कब आया? जब पहले टर्म को पहले फैक्टर के पहले टर्म NC0 को दूसरे फैक्टर के दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई किया तो आया। और Yes, वो sir. भी x के पावर में कितना लिए हुए? n - 1। N-1. N-1. ठीक है। अब एक कड़वी सच्चाई में बताता हूं। NC0 को दूसरे फैक्टर के किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें तो x के पावर में n - 1 नहीं आ सकता है। ये सही है कि झूठ है? NC0 को दूसरे फैक्टर के किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें, इसको छोड़ करके, NC1 को छोड़ करके, NC1 वाले टर्म को छोड़ करके किसी दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो कभी भी x के पावर में n - 1 नहीं आ सकता। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कड़वी सच्चाई है, क्योंकि हर टर्म में Yes, sir. डिफरेंट पावर है। हर टर्म में डिफरेंट पावर है। तो इसका मतलब x रेज पावर n - 1 वाला टर्म अकेला यही होगा। ठीक है। तो अपने सीरीज का पहला टर्म मिला दोनों के प्रोडक्ट में, और वो भी x के पावर में n - 1 लिए हुए। ये पूरी जानकारी है। चलिए, अब आगे जो होगा उसको मैं पोस्टपोन करता हूं अभी। अब मैं इसका दूसरा टर्म उठाता हूं, पहले फैक्टर का, और बारी बारी से दूसरे फैक्टर के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करते जाइए। तो जैसे NC1x को पहले करेंगे NC0 x रेज पावर n से, तो NC0 NC1 x के पावर में n + 1 आएगा, है ना। दूसरा NC1² x रेज पावर n - 1 और इंटू x, तो क्या n हो जाएगा। और तीसरे से देखिए, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप NC1x को NC2 x रेज पावर n - 2 से, तो आपके सीरीज का दूसरा टर्म मिलेगा। Yes, sir. ठीक है। और खुशी तब दोगुनी हो जाएगी जब आप देखेंगे कि x के पावर में भी वही है जो पिछले वाले टर्म में था। Yes, sir. पूरी जानकारी देखिए। Yes, sir. NC1 Yes, NC2 x के पावर में फिर से n - 1, N-1. है ना।
इससे खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है कि मतलब दूसरा टर्म मिल भी गया और x के पावर में वही नंबर लिए हुए जो पहले टर्म के साथ में था। ठीक है, अब एक और Yes, करके sir. एक्सरसाइज में बताता हूँ। NC1x को पहले फैक्टर के NC1x दूसरे फैक्टर के NC2x रेज टू द पावर n-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही x के पावर में n-1 आएगा। किसी और से मल्टीप्लाई करके कभी भी आप x रेज पर n-1 नहीं ला सकते। ये सही बात? Yes, sir. NC1x Yes, को sir. इसके अलावे किसी और टर्म से मल्टीप्लाई करके कभी भी x के पावर में n-1 आप नहीं ला सकते। ठीक है, Yes, sir. अब छोड़ देता Yes, हूं, sir. है ना। अब देखिए नेक्स्ट एक और टर्म लिख लेता हूं। NC3 होता तो x रेज पर कितना होता है? n-3। सर हाँ, सर ये पॉइंट समझ नहीं आया। ये वाली बात देखिए कैसे पहले फैक्टर का दूसरा टर्म मैंने उठाया NC1x, ठीक है, यस सर। और दूसरे फैक्टर के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते करते जब यहां पर आएंगे आप तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? NC1 NC2 और x का जो भी पावर हो ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो, पावर्स विल बी एडेड। ठीक है, तो x के पावर में कितना आ जाएगा? n-1, क्योंकि n-2 और +1। NC2 में x रेज पर n-2 था और NC1 वाले में NC1x है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर में n-1 आ जाएगा। तो आपके सीरीज का दूसरा टर्म भी मिला और x के पावर में वही नंबर लिए हुए जो पहले टर्म में था। ठीक है, अब इस NC1x को दूसरे फैक्टर के किसी और टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी x रेज पर n-1 प्रोडक्ट में जनरेट नहीं होगा। क्यों? Yes, sir. x को x रेज पर n-2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज पर n-1 होगा। और दूसरे फैक्टर में एक ही टर्म है जिसमें x के पावर में n-2 है, दूसरा कोई और है ही नहीं। सब देख रहे हैं, सारे टर्म में पावर डिक्रीज होती जा रही है कंटिन्यूअसली। Yes, sir. सर हाँ, सर अगर NC1x को दूसरे फैक्टर के पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वो वाला कोएफिशिएंट आ जाएगा, पहला वाला आएगा, लेकिन x के पावर में अलग नंबर है ना। x के पावर में क्या Yes, आएगा? x के पावर में क्या आएगा? n+1. +1। और मैं बार बार जोड़ दे रहा हूं कि x के पावर में n-1 आएगा। ठीक है, तो x रेज पर n-1 तो नहीं आएगा ना। yes, और ये क्यों कह रहा हूं, अभी मैं राज पर से पर्दा हटाता हूं। बार बार जो मैं कह रहा हूं कि x रेज पर n-1, इस पर से पर्दा हटाता हूं। आप करते हैं, लेकिन वही मैं कह रहा हूं इतने अनकॉन्शियस ब्रेन में हमने पढ़ाई किया है कि वो पढ़ाई लगभग छपाई के बराबर। ठीक है, आज मैं राज पर से पर्दा हटाता हूं तो आप इस बाइनोमियल को धीरे धीरे डिकोड करें। ये आपके बचपन की गलती को सुधारने के लिए सीरीज। ठीक है, NC1x को NC0x रेज पर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यस NC0 इंटू NC1 आएगा, लेकिन x के पावर में डिफरेंट नंबर लिए हुए x रेज पर n+1। लेकिन अभी जो मैं कलेक्ट कर रहा हूं दोनों के प्रोडक्ट में x रेज पर n-1 का कोफिशिएंट क्या क्या सब आएगा। इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करूं तो x रेज पर n-1 का कोफिशिएंट क्या क्या आएगा वो। ठीक है, तो इसीलिए पहले को NC0 को दूसरे फैक्टर के NC1 से मल्टीप्लाई किया तो पहला टर्म आया और x रेज पर n-1। अब हमने बेसिस बना लिया इसको कि पहले टर्म में जब x के पावर में n-1 है तो आखिरी टर्म तक देखना है कि कब x रेज पर n-1 आता है ना। तो NC1 को NC2 से वाले से मल्टीप्लाई किया दूसरे फैक्टर के NC2 वाले से तो x के पावर में वही देखने को मिला। फिर थर्ड NC2x² को आप देखिए इस NC3x रेज पर n-3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो NC2 इंटू NC3 तो आएगा ही, और साथ में x के पावर में क्या लिए हुए आएगा?